सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। और जो हम लोग बायोलॉजी की सीरीज कर रहे थे उसमें हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का क्लास 2 यानी कि दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारा जीन है, जो हमारी पेरेंट्स में जो आपका जेनेटिक कैरेक्टर को लेकर आती है, जैसे पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, तो ये जो हमारा बिहेवियर चलता है, पिता से जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पुत्र में जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में। लेकिन वो हम लोग पढ़े थे प्लांट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें कुछ डिजीज़ देखा था, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो आपका डिजीज़ होता है, और पशु का कलर चितकबरा क्यों होता है, ठीक है। और मेंडल के जो 3 लॉ थे, ठीक है, उस 3 लॉ के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। और डोमिनेंस कैरेक्टर क्या होता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं, मानव के परिप्रेक्ष्य में देखने जा रहे हैं, ये ह्यूमन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है बाहर वाला, वो है आपका सेल यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर में, सेल के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, वायर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। यानी कि सेल जो है कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाएगा आपका न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। आपको ये समझना है कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो हमने लास्ट में पढ़ाया, ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर है आपका, यही सिकुड़कर क्रोमोजोम का निर्माण करती है। ये सेल चैप्टर में भी मैंने, कोशिका चैप्टर में भी आपको बताया था, क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवीज़न होता है यानी कि कोशिका विभाजन, वो 4 फेज में होता है, ठीक। PMAT, आपको इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, PMAT। P का मतलब होता है प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, A का मतलब एनाफेज और T का मतलब टेलोफेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमोजोम का निर्माण जो है वो किस फेज में होता है। आपको याद रखना है कि ये मेटाफेज में होता है, ठीक है। यानी कि जो दूसरा वाला है मेटाफेज, इसमें आपका क्रोमोजोम का निर्माण होता है। पहला जो फेज है आपका प्रोफेज, प्रोफेज में आपका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है। और यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि बच्चा पैदा होने मतलब कि क्रोमोजोम का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम बन गया और यहाँ पर न्यूक्लियस फिर से बन जाता है। यानी कि पहला फेज में क्रोमोजोम टूटा और थर्ड फेज में आपका पहला फेज में आपका न्यूक्लियस टूटा और थर्ड फेज में आपका न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा न्यूक्लियस किस फेज में ख़त्म हो गया, पुराना न्यूक्लियस, तो पहला फेज यानी कि P, प्रोफेज। और न्यूक्लियस किस फेज में बना, नया वाला, तो वो बना आपका PMA, A यानी कि एनाफेज। और M जो आपका था, M आपका मेटाफेज जिसमें क्रोमोजोम बनता है, और T सबसे लास्ट वाला फेज है T। फाइनली यही फेज है सबसे लास्ट वाला फेज जब न्यू सेल्स आपका बनता है, नया सेल आपका बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है, ये नया वाला सेल। और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये जो क्रोमोजोम है, ये जो क्रोमोजोम है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम बना है मेटाफेज में, क्रोमोजोम के अंदर आपका DNA पाया जाता है और जीन पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, RNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, और DNA और RNA की संरचना पढ़ेंगे। DNA में क्या क्या चीज़ होता है, RNA में क्या क्या चीज़ होता है, DNA का क्या काम है, RNA का क्या काम है, ये सारे चीज़ को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है आपका DNA बनता है आपका RNA बनाता है प्रोटीन। तो इसका प्रोसेस आपसे पूछ देता है, आपसे क्वेश्चन पूछ, मैंने इसको बहुत सिंपल तरीका से बताया है। DNA से अगर RNA बनता है तो ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। वही अगर आपका RNA से प्रोटीन बन रहा है तो ये आपका होगा ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन, ठीक है। वही अगर आपसे पूछेगा DNA से DNA बनाता, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन,
ठीक है, डुप्लीकेट बनाना, ऐसे समझ सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना, ठीक, डुप्लीकेशन। और आरएनए से डीएनए जस्ट इसका उल्टा, देखिए डीएनए से आरएनए आपका क्या था, ट्रांसलेशन, लेकिन यही उल्टा बना दे, आरएनए से डीएनए बना दे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, ये नाम आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है कि आरएनए से डीएनए बनाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सारा प्रोसेस आप याद रखिएगा। आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारे मानव शरीर में कुल 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर, ठीक है। और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, स्ट्रॉसबर्ग ने की थी, ठीक है। खोज किया था स्ट्रॉसबर्ग, लेकिन इसका नामकरण पूछ देगा कि क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, तो वो नाम दिया था वेल्डेयर ने। यह हमेशा पेयर में मिलता है, कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, पेयर में मिलेगा। अकेला मिला या फिर आपका 3 को मिला तो आपको डिजीज हो जाता है, जैसे हम लोग बताए थे। अगर एक्स की जगह सिर्फ एक्स हुआ, आप बताइएगा इसको कौन सिंड्रोम बोलते हैं। एक्स की जगह अगर आपका एक्स हो गया, एक्स हो गया तो इसको कौन डिजीज बोलते हैं। और एक्स की जगह XY हो गया तो इसको कौन सा डिजीज बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और ये आपका फर्स्ट, ये वाला है आपका पटाऊ सिंड्रोम, और ये वाला है आपका लियनफेल्टर सिंड्रोम। ये मैंने आपको डिजीज में बताया था, ठीक। तो क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होता है वो तीन चार डिजीज है, ठीक है। और इसका कौन सा पेयर, वो भी आपको याद रखना है कि 23वां पेयर में है कि 21वां पेयर में है, ठीक है, या 13वां पेयर में है, ठीक है। 13वां पेयर में हम आपको बताए थे पटाऊ सिंड्रोम, ठीक। इसका ट्रिक बताए थे, 13 को पटाऊ, तो 13वां पेयर में अगर गड़बड़ी होता है तो उसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। तो ये सब मैंने आपको डिजीज में बता दिया है, बीमारी वाले चैप्टर में बताया है, वो अच्छे से पढ़िएगा। तो यह हमेशा पेयर में रहेगा, और अगर पेयर में नहीं है तो समझ लीजिए आपको कोई ना कोई बीमारी है। आगे आते हैं, इसका काम क्या है क्रोमोसोम का, यानी कि गुणसूत्र का। यह जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, यानी कि पिता के गुण को उसके पुत्र में, या माता के गुण को उसके पुत्र में, या कभी कभी दादा नाना दादी नानी उनके गुण को भी अपनी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, 3 चीज़ का, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जहाँ 2 क्रोमेटिड मिलते हैं उसे सेंट्रोमीटर बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिड है क्या, चलिए ऊपर में एक फिगर हम बनाए हैं, ये समझा देते हैं। ये देखिए, ये आपका फिगर है, ये क्रोमोसोम का फिगर है। तो ये जो आपको टेढ़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। तो इधर साइड भी ये टेढ़ा है, ये भी क्रोमेटिड, और ये क्रोमेटिड यहाँ पर मिला, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोमीटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमीटर, ठीक। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्रोमोसोम जो है आपका 23 पेयर में होता है, जिसमें 22 पेयर सेम होता है, XX जिसको बोलते हैं ऑटोसोम, और 23वां पेयर जो है वो अलग होता है, ठीक है। इसको एलोसोम बोलते हैं, या इसी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि यही लिंग का निर्धारण करता है। जैसे अगर ये 23वां पेयर XX हो गया, हम बताए थे हमेशा जोड़ा में रहेगा, तो XX अगर हुआ तो इसको फीमेल बोलते हैं, और अगर ये XY हुआ तो इसको मेल बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये गुणसूत्र का फोटो आप खींच लीजिए या आप इसको याद कर लीजिए। जो मैंने रंगा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। और ये एग्ज़ाम में बहुत रेयर होगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं ही पूछता है। मेंडल जो आपका किया था गार्डन पीपर यानी कि उद्यान मटर पर, उसमें उसका क्रोमोसोम कितना 14 होता है। आलू में 48 क्रोमोसोम होता है, डॉग में 78 क्रोमोसोम होता है, यानी कि सब क्रोमोसोम से मिलकर बना है, जो अपने बाप या माँ का जेनेटिक कैरेक्टर को अपने बेटे में ले जाएगा। मानव का सबसे ज़्यादा मिलता है गिबन, एप या चिंपैंजी से, जिसमें 48 आपका होता है क्रोमोसोम। तो मानव का 46 होता है, और सबसे ज़्यादा आपका जो जीन है मानव का वो किससे मिलता है, यही चिंपैंजी से या गिबन से या ऐप से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे आते, एक आपसे क्वेश्चन पूछता है जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। तो जंपिंग जीन की खोज की थी बारबरा मैकक्लिंटॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में। और किस प्लांट में की थी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मक्के के प्लांट मेज, MEIZE मेज, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग 2 अलग अलग पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
इसके खोजकर्ता कौन थे? एम फ्रेडरिक, ठीक है। और डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आपसे पूछ सकता है डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या क्या होगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका ट्रिक है एनएसपी। एन का मतलब हो गया नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि डीएनए में सबसे पहले क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है। दूसरा एस यानी कि शुगर, और तीसरा पी यानी कि फॉस्फेट। तो सबसे पहले शुगर और फॉस्फेट के बारे में बढ़िया से पढ़ लेते हैं। शुगर और फॉस्फेट के बारे में, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट PO4 3- या फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। डीएनए का एसिडिक कैरेक्टर इसी कारण होता है, यानी कि डीएनए का जो एसिडिक नेचर होता है, या अम्लीय प्रकृति जो होता है डीएनए का, आप बोल सकते हैं डीएनए का जो नेचर है वो क्षारीय नहीं अम्लीय है। वो किसके कारण होता है? तो ये फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है, यही फॉस्फेट के कारण होता है। आगे शुगर का बात करते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, या कभी कभी आपको पेंटोस शुगर दे देगा। पेंटोस का मतलब होता है C5, यानी कि कार्बन के 5 जो क्या बोलते हैं चेन में जुड़े होते हैं। 5 कार्बन एटम जो है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन चेन में जुड़े होते हैं, इसको हम लोग पेंटोस शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो या इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर आपका ऑप्शन में दे देगा, या आपका पेंटोस शुगर ऑप्शन में दे देगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो आप मार दीजिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजनस बेस इसमें 2 गो होगा, एक प्यूरिन और एक पायरामिडाडीन। प्यूरिन और पायरामिडाडीन। तो इसको याद करने का तरीका ये है, ये आरएनए में भी यही रहेगा, प्यूरिन और पायरामिडाडीन। लेकिन अंतर क्या है देखिए, डीएनए में क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। ATGC होता है, देखिए ATGC, ये याद रखिएगा डीएनए में। और AUGC आप याद रखिएगा आरएनए में। अंतर क्या हुआ? यहाँ T के जगह यहाँ U है, बस। डीएनए में आपका क्या होगा देखिए, फिर से समझिए। डीएनए का फॉर्मूला ATGC, और आरएनए में AUGC। और ये भी याद रखिएगा, A और T के बीच में डबल बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। A और U के बीच में डबल बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सब सेम है, सिर्फ यहाँ पर T के जगह पर C आ गया है, यानी कि ये जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरासिल। तो वो हो जाएगा आरएनए, बस यही अंतर है। बाकी प्यूरिन में आपका एडेनिन गुआनिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। और पायरामिडाडीन में थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरासिल, और साइटोसिन सेम रहेगा। और याद रखिएगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है, देखिए यहाँ पर हम बता दिए ATGC। ये तरीका ही याद करने का यही है, यानी कि एडेनिन का पूरक होता है थाइमिन, और गुआनिन का पूरक होता है साइटोसिन। ये गुआनिन वर्ड क्या आपने कहीं पढ़ा है पहले? तो मैं आपको बता दूं कि मछली जो होता है, मछली के उत्सर्जी पदार्थ, यानी कि मछली जो लेटरिन करता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होता है मछली का, उसमें गुआनिन पाया जाता है। ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा हुआ है आपका एग्जाम में। बिहार का एग्जाम या NTPC ले लीजिए, उठा के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें आपका गुआनिन जो वर्ड है ये बार बार पूछेगा कि मछली के उत्सर्जी पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो वही गुआनिन पाया जाता है, ठीक है। और ATGC ये आपको याद हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये एक लिंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जिस लिंक से जुड़े हुए रहते हैं उसे ही जीन कहते हैं। यानी कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो लिंक से जुड़ा हुआ है वही है जीन। और ये आपका एक कोड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? कोड फॉर्म में, कोडेड रहता है, ठीक है। अगर पिता का नाक पतला है तो बच्चा का भी नाक पतला होगा। ये यही कोड डिसाइड करता है, वो एक कोड जिसको सिर्फ डीएनए ही डिकोड कर सकता है और कोई डिकोड नहीं कर सकता है। आगे आते हैं, न्यूक्लिक एसिड का एसिडिक नेचर हम पहले ही बता चुके हैं। फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है, ये जो फॉस्फेट है आपका, इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण इसका एसिडिक नेचर होता है। आगे न्यूक्लिक एसिड, ये तो हो गया। और न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मिसर, जो कि 1869 में इसका खोज किए थे। और ये आपका क्या है, ये कहाँ पर खोज किए थे? ब्लड सेल में। कहाँ पर खोज किए थे? ब्लड सेल में। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, जो हम बताए हैं उसी का रिवीजन है। डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसका शॉर्ट ट्रिक है NSP। N का मतलब हो गया ये आपका बेस, नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें ATGC होता है, ATGC। और S का मतलब हो गया शुगर, सॉरी यहाँ S का मतलब हो गया शुगर। कौन सा शुगर होता है? तो पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस, या डीऑक्सीराइबोस शुगर बोल सकते हैं। और P का मतलब होता है फॉस्फेट। ये फॉस्फेट क्या करता है? डीएनए का एसिडिक कैरेक्टर यानी कि अम्लीय प्रकृति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हो गया आपका डीएनए के बारे में बढ़िया से। और एक चीज़ और समझिएगा, ये जो आपका बॉन्ड है,
बताए थे ATGC, A और T के बीच में डबल बॉन्ड, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, जो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडेनिन, देखिए ये G और C जो लिख रहा है, G है गुआनिन, C है साइटोसिन, और ये A और T जो लिख रहा है, A है आपका एडेनिन और T है आपका थाइमिन। तो हम बताए थे A और T के बीच में डबल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर 2 लाइन खींचा हुआ है, और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ 3 लाइन खींचा हुआ है। और ये 3 लाइन किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये डबल लाइन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक हम लोग एरो खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एक चीज़ समझिएगा, इसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये देखिए, एक हेलिक्स ये हो गया और एक हेलिक्स ये हो गया तो ये क्या हो गया, इसका डबल हेलिक्स मॉडल। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने खोजा था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, वाटसन और क्रिक। ठीक, मानव शरीर में जीन की संख्या कितनी होती है, लगभग 35,000, या कहीं कहीं आपको 30,000 भी लिख देता है। कितना लिख देता है, 30,000। ये मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो इससे पहले मैंने जेनेटिक्स का पहला लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बताया है कि मानव शरीर में जीन की संख्या 35,000 होती है। ठीक है, आगे, कौन सा एंजाइम डीएनए के स्ट्रक्चर को खोल सकता है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको खोल देगा, अलग अलग कर देगा, एक एक पुर्जा अलग कर देगा। जैसे नट से आप क्या बोलते हैं, किसी मशीन को खोलते हैं ना, वैसे अनक्वाइल्स कर सकता है डीएनए को, और उसे कॉपी कर सकता है, खोल खोल के उसका सेम टू सेम डुप्लीकेट बना सकता है। वो एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। ये आपका UPPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक चलिए आगे। तो मैं जो है आपके लिए ये बनाया हुआ हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ढूंढ ढूंढ के अलग अलग जगह का क्वेश्चन कंपाइल करके, और एक नोट्स NCERT का, या मैं एक तेलंगाना का बुक आता है, तेलंगाना का आप कभी बुक उठाइएगा, जो वहाँ का कोर्स है, मुझे लगता है कि साइंस के लिए सबसे बेस्ट बुक वही है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा सर आप तेलंगाना का बुक से पढ़े, नहीं, मैं एक बार ऐसे ही उठा रहा था, तेलंगाना का बुक देखा, तो मुझे लगा कि इतना एक्सपेरिमेंट, इतना डिटेल्स आपका NCERT नहीं दिया है, नहीं बताया है NCERT में। तो वो बुक कौन सा है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हमको याद आ जाएगा। ठीक है, बुक मैं अभी भूल रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया बुक है, फिजिक्स का भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, उसका मैथ्स भी अच्छा है, बायो भी अच्छा है, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बेहतरीन है, लाजवाब है, देख के ही मन खुश हो गया था मेरा। तो मैंने उसे पढ़ा, उसमें भी बहुत चीज़ मुझे अच्छा लगा बताने लायक, तो इसलिए मैंने जो आपका जेनेटिक्स का पहला पार्ट इतना डिटेल में बताया है, वो उस बुक में सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं RNA। ठीक है, RNA के बारे में। ठीक है, RNA का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें जो शुगर होगा वो राइबोस शुगर होगा। कौन सा शुगर होगा, राइबोस शुगर। डीएनए का काम क्या था, हम लोग पहले पढ़े हैं कि डीएनए का काम था जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाना, लेकिन जबकि ये RNA का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, संश्लेषण सिंथेसिस का मतलब समझते हैं आप क्या है, बहुत बार हम यूज कर देते हैं कि इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना या वसा का संश्लेषण करना। आप समझ पाते हैं कि संश्लेषण होता क्या है। मान लीजिए कि हम लोग खाएं गोभी खाएं, या मान लीजिए पत्ता गोभी, या क्या बोलते हैं, पालक का साग खाएं, पालक खाएं। ठीक है, पालक में क्या पाया जाता है, आपका आयरन। ठीक है, तो आयरन आपके शरीर में जाएगा कैसे, आपका शरीर आयरन का संश्लेषण करेगा। संश्लेषण का मतलब है कि वो आयरन अगर आपके बॉडी में गया, आपका बॉडी संश्लेषण नहीं करेगा, तो आपके बॉडी को वो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, यानी कि प्रोटीन मिलता तो बहुत दाल में, आप बोलते हैं दाल में प्रोटीन मिलता है, अब दाल खा लीजिएगा और दाल का संश्लेषण होगा ही नहीं, तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम है RNA का। किसका काम है, RNA का। ठीक है, ये संश्लेषण वर्ड समझिए। आगे आते हैं। RNA भी आपका 3 चीज़ से बना होता है, जैसे DNA में पढ़े थे, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। यहाँ पर भी आपका प्यूरिन और पायरामिडाइन होता है, हम बताए थे। वहाँ पर DNA में क्या था, ATGC, ये किस में था, आपका DNA में था। लेकिन RNA में क्या हो जाता है, AUGC। तो यहाँ पर U हो जाता है, बस यही अंतर है। वहाँ पे क्या था, T था, थाइमिन था, वहाँ पे क्या था, T था, थाइमिन। तो प्यूरिन में आपका हो जाएगा एडिनिन और गुआनिन, जो पहले था वहाँ पर भी यही था। और पायरामिडाइन में आपका यूरासिल और साइटोसिन। बस यहाँ पर DNA में क्या था, थाइमिन।
ठीक है, और कोई अंतर नहीं है। शुगर, वहाँ पर शुगर था डीऑक्सीराइबोस डीएनए में, लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ राइबोस शुगर। या इसको भी, इसका नेचर भी हम लोग को पेंटोस नेचर होता है, यानी कि कार्बन के 5 क्या एटम एक सीधी स्ट्रेट लाइन चेन में है, ठीक है, एक सीधी चेन में है, इसलिए इसको पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। तो आपका जो ऑप्शन में रहे, पेंटोस ऑप्शन में रहे या राइबोस ऑप्शन में रहे, आप ऑप्शन देखिएगा, उसको मार दीजिएगा। फॉस्फेट का बात करते हैं। ये फॉस्फेट, इसका एसिडिक नेचर, इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए आरएनए का नेचर भी आपका एसिडिक होता है इसी के कारण, ठीक। तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एडिनिन का पूरक यूरासिल है, हम बताए थे AUGC। ट्रिकी हम आपको बता दिए AUGC, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आगे आते हैं, ये है आरएनए का फोटो। इसमें डबल हेलिक्स नहीं, सिंगल हेलिक्स होता है। अगर डीएनए में देखे थे आप, ऐसे था, ये यहाँ ऐसे 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 था ना, तो ये एक हेलिक्स ये और एक हेलिक्स ये, डबल हेलिक्स था, लेकिन इसमें सिंगल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। और ये आपका नाइट्रोजिनस बेस है GC, AUGC, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आगे, और ये आपका स्ट्रक्चर दिया है। ए आपका एडेनिन कैसा दिखता है, तो ये देखिए एडेनिन आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर उतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डिटेल में आपको कभी नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा इसमें क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए का बात करते हैं, तो ये आरएनए 3 तरह का होता है, rRNA, mRNA, tRNA, ठीक है। rRNA का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं। इसको सबसे पहले हमको लिखना चाहिए था mRNA, फिर tRNA, फिर rRNA, यानी कि इसका नंबर होना चाहिए था 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, लेकिन इसको समझाएंगे हम सीधा से, ठीक है। सबसे पहले mRNA पढ़ते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए है, इसका काम क्या है कि ये कोशिका के न्यूक्लियस, हम बताए थे कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में डीएनए से अमीनो एसिड्स को सेलेक्ट करना इसका काम है। न्यूक्लियस में आपका क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए से आपका अमीनो एसिड को सेलेक्ट करेगा। अमीनो एसिड को क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। ये किसका काम कर, सेलेक्ट करना किसका काम है, mRNA का काम है, यानी कि मैसेंजर आरएनए का काम है सेलेक्ट करना। यहाँ वर्ड हम चुन देते हैं, सेलेक्ट करना, ठीक। किसको सेलेक्ट करना, अमीनो एसिड को सेलेक्ट करना, अमीनो एसिड को सेलेक्ट करना, बस इतना ही वर्ड आपका काम याद, ये यूजफुल है और कुछ यूजफुल नहीं है। अमीनो एसिड को सेलेक्ट करना इसका काम है, बस और कुछ नहीं, इतना ही आप याद रखिए। तथा जानकारी को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाना। देखिए, ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाना इसका काम नहीं है, वो tRNA का काम है, वो गलती से लिख दिए हैं। जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं, अतः ये प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक अनुवांशिक जानकारी को ले जाते हैं। ले जाना इसका काम नहीं, ले जाना tRNA का काम है, ठीक। आगे पहले सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ tRNA का मतलब है ट्रांसफर्ड आरएनए। mRNA में आप बस इतना याद रखिए कि अमीनो एसिड को सेलेक्ट करते हैं, बस सेलेक्ट करते उतना ही। tRNA में क्या है, ट्रांसफर्ड आरएनए, ठीक है। ये सेलेक्ट किए हुए अमीनो एसिड को, जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, उसको क्या करते हैं, rRNA तक पहुँचाता है, यानी कि यहाँ से RNA सेलेक्ट किया, और ये क्या करेगा, ये tRNA मतलब ट्रांसफ़र करने का काम है। ये tRNA क्या करेगा, यहाँ पर जो अमीनो एसिड सेलेक्ट किया उसको उठा के कहाँ पर ले जाएगा, rRNA। इसीलिए हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे rRNA, ठीक है। यानी कि अनुवाद के दौरान, अनुवाद वर्ड क्यों लिख रहे हैं, हम आपको बताए थे, देखिए क्या बताया था आपको, DNA से बनेगा RNA और RNA से बनेगा प्रोटीन। देखिए यहाँ पर तो लिख ही दिए हैं, DNA से बनेगा RNA, RNA से बनेगा प्रोटीन। तो DNA से RNA का तरीका हम बता दिए, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, और RNA से प्रोटीन, ये ट्रांसलेशन, इसी को बोलते हैं अनुवाद। तो यहाँ आपका अनुवाद का मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन, यानी कि RNA से प्रोटीन बनाने का प्रक्रिया, ये अनुवाद के दौरान, यानी कि ये प्रोसेस है RNA से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस, उसके दौरान इस अमीनो एसिड को प्रोटीन बनाने में मदद मिलती है। यानी कि ये जब सेलेक्ट किया हुआ RNA को भेजता है rRNA, तो rRNA ही यानी कि राइबोसोम RNA, rRNA में आपका क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। इसीलिए इस RNA पर राइबोसोम पाए जाते हैं तथा ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, rRNA। अब सबको समझ में आ गया होगा। तीनों RNA को डिटेल में समझते हैं। mRNA का काम क्या है कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो DNA है,
डीएनए से ये अमीनो एसिड को सेलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सेलेक्ट। कौन किया? एमआरएनए। उसके बाद टीआरएनए क्या हुआ? अब वो सेलेक्ट तो कर लिया, उसको उठाएगा और उठा के कहाँ पहुँचा देगा? आरआरएनए। आरआरएनए वहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण कर देगा। बस इतना याद रखना, आ गया ही। तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। इसको देख लीजिएगा। डीएनए से आरएनए बनने का प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए जस्ट उल्टा है इसका, डीएनए से आरएनए का उल्टा है, तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए मतलब एक ही डीएनए से दूसरा डीएनए बना दिया तो डुप्लीकेट बना दिया उसका, डुप्लीकेशन। ठीक, आगे आते हैं। हेट्रोट्रॉफ 3 प्रकार के होते हैं। ये अलग टॉपिक है लेकिन हम इसमें डाल दिए कि कहाँ से अलग से पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ा देते हैं। हेट्रोट्रॉफ यानी कि जो दूसरे जीव को खाते हैं, खाकर अपना ज़िंदगी चलाते हैं, उसको हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। वो 3 तरह के पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफ में हम आपको बता ही दिए थे, प्लांट वगैरह सब अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ में आ गए। उसी का उल्टा हेट्रोट्रॉफ यानी कि विषमपोषी। ठीक है, जो दूसरे से खाना, वो 3 प्रकार के होते हैं। सेप्रोफिजिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक होना चाहिए था, सेप्रोफाइजिक लिखा गया, सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतोपजीवी। ये डेड बॉडीज पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो मरा हुआ चीज़ को खाते हैं, जैसे कि आपका मशरूम, दीमक, वल्चर। वल्चर में आपका क्या क्या हो जाएगा? गिद्ध। देखिए, गिद्ध जब मरा हुआ चीज़ उसको ख़त्म कर देगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या है? बाज वगैरह भी मरा हुआ चीज़ खाता है। कुत्ता भी खाता है, कुत्ता भी एक वल्चर में आता है। लेकिन एक्चुअली जब भी आपसे वल्चर बोलेगा ना तो दिमाग में गिद्ध ही आता है। मेरे पास तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है, वल्चर का मतलब गिद्ध। हाँ, ये भेड़िया वगैरह, लोमड़ी वगैरह भी होता है। ठीक है, भेड़िया, लोमड़ी, लकड़बग्घा, ये सब मरा हुआ चीज़ खा लेता है, तो वो वल्चर में ही आता है और प्रकृति को गंदा होने से बचाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, मरा हुआ चीज़, डेड बॉडी को वो खाता है तो वो उसके शरीर के लिए फ़ायदा करता है। वो कभी वो खाने से मरता नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो उसको जहरीली चीज़ों से बचाते हैं। ये आप याद रखिए, वल्चर। आगे आते हैं पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, जो लिविंग थिंग्स पर निर्भर करते हैं, यानी कि वो किसी जीवित चीज़ पर जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया देखिएगा किसी जीवित चीज़ पर लगे होंगे, या वायरस, या फंगी, या कसकट्टा होता है, अमरबेल, देखिएगा उसको अमरलता बोलते हैं। आपकी किसी भी पेड़ पे फेंक दीजिएगा ना तो वही पेड़ से खाना खाने लगेगा और धीरे धीरे उस पेड़ को सुखा देगा। एक होता है निफेंटिस प्लांट यानी कि कीट भक्षी प्लांट। ये क्या करेगा कि उसके अंदर जैसे ही कोई कीड़ा आएगा ना तो अपना पत्ता को बंद कर लेगा, तो कीड़ा उसी के अंदर मर जाएगा, बाद में उसको खा लेगा। एक आप सुने होंगे जोंक भी आपका पैरासाइट है, क्योंकि वो क्या करता है कि गाय है, भैंस है, उसके पैर पे अटैच हो जाएगा और उसका खून चूसने लगेगा। ठीक है, तो वो लिविंग थिंग्स पर निर्भर रहता है। ठीक है, होलोजोइक यानी कि समभोजी। होलोजोइक किसको बोलते हैं? जो पाचन की प्रक्रिया पूरी करे, जैसे कि आपका हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, शाकाहारी। हम लोग किस में आ जाते हैं? सर्वाहारी में, क्योंकि हम लोग क्या घास फूस भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, दोनों खा सकते हैं, तो हम लोग सर्वाहारी में आ गए। लेकिन शेर का बात करें तो शेर होता है मांसाहारी, बाघ होता है मांसाहारी, तो वो कार्निवोर में हो गया। और शाकाहारी जैसे कि बकरी, हाथी, घोड़ा, ये सब शाकाहारी है, सिर्फ घास खाएगा। आगे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, वो देख लेते हैं। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो डीएनए आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि प्लास्टिड, 3 जगह पाया जाएगा। इसको याद रख लीजिए। पटना में एक मॉल है जिसको बोलते हैं पीएनएम मॉल। कौन मॉल बोलते हैं? पीएनएम मॉल। ठीक है, पीएनएम मॉल, बहुत किसी का सेंटर भी पड़ता है पीएनएम मॉल में। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? पी का मतलब हो गया प्लास्टिड, एन का मतलब हो गया न्यूक्लियस और एम का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए आपका पीएनएम मॉल में पाया जाता है। ऐसा याद रखिए, आपको ट्रिक याद रखने का ट्रिक चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, MNOP होता है ना, एकदम लगाता है। आप ABCD जब पढ़िएगा तो MNOP होता है, MNOP, तो O को हटा दीजिए तो क्या बचा? MNP यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। तो डीएनए कहाँ का पाया जाएगा? ये MNP में पाया जाएगा, MNP। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आपको जैसे याद रखना है, आपका टेक्निक है। डीएनए किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? हम आपको बताए थे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि NSP। N का मतलब हो गया नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें 4 गो हो गया, ATGC। S का मतलब हो गया शुगर और P का मतलब हो गया फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड, जो कि उसको एसिडिक नेचर देता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक। हम बताए थे प्रोटीन से अमीनो एसिड को सेलेक्ट करना किसका काम है? mRNA का काम है, mRNA।
फिर mRNA से कौन पकड़ता है, tRNA, और tRNA वो अमीनो एसिड को कहाँ पहुँचा देता है, rRNA, और ये rRNA क्या करता है, इस अमीनो एसिड से प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। ठीक, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इथीन का बहुलक है, इथीन, यानी कि बहुत सारा इथीन मिलेगा तो उसको क्या बनाएगा, पॉलीथीन बनाएगा। आगे आते हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक 1953 में, हम पहले ही बता चुके हैं, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज कब मिला है, 1962 में, यानी कि खोज किया था 1953 में और नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना, किसने किया था, हरगोविंद खुराना। और एक और क्वेश्चन पूछता है हरगोविंद खुराना से कि इन्होंने जीन कोड की खोज की थी, किसकी खोज की थी, जीन कोड की। आगे बढ़ते हैं, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी, मक्के के प्लांट पर। ठीक है, मक्के के प्लांट पर। आगे, क्रोमोजोम गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, धागा नुमा स्ट्रक्चर। हम बताए थे क्रोमोजोम जो है वो किसका बना होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क का, और ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यही जो है मेटाफेज, बताए थे सेल डिवीजन का 4 फेज होता है, मेटाफेज में यही क्रोमेटिन नेटवर्क सिकुड़कर क्रोमोजोम का निर्माण करता है। ठीक है, आगे, सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन नेटवर्क सिकुड़कर क्रोमोजोम का निर्माण करता है, किस फेज में, ये तो हम बता ही दिए, मेटाफेज में। और 4 फेज होता है सेल डिवीजन में, PMAL, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एल नहीं टी है यहाँ पर, टी, टेलोफेज। ठीक है, PMAT। आगे आते हैं, डीएनए का छोटा खंड जीन कहलाता है, ये तो पता है आपको। जीनोम एडिटिंग तकनीक किस पर तकनीक, कौन तकनीक, किस पर तकनीक। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये तकनीक होता क्या है कि किसी किसी का जीन देखते हैं खराब रहता है। ठीक है, तो आजकल ऐसा टेक्निक आ गया है कि जो खराब वाला पार्ट है ना जीन का, जीन के खराब गुण वाले पार्ट को हटा देगा, हल्का, जैसे डीएनए है, ये आपका डीएनए है। ठीक, इतना दूर खराब है, इतना दूर कट करके हटा देगा, और वहाँ पर अच्छा गुण वाला डीएनए, अच्छे गुण वाला जीन को अटैच कर देगा। इसको जीन एडिटिंग बोलते हैं। तो उससे क्या होगा कि आने वाले पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग क्या होता है, इसमें डीएनए के बीच में किसी खास जगह से काट कर अलग कर दिया जाता है और उससे एग्जैक्ट रेप्लिकाज बना दिए जाते हैं, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बना दिया जाता है या क्लोन्स तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो क्लोन तैयार किया गया था वो डॉली भेड़ भारत में 1996 में तैयार किया गया था। इसका यूज़ कहाँ पर है, डीएनए क्लोनिंग का, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो स्पीसीज खत्म होने वाला है उसको बचाने के लिए। क्यों, अगर मान लीजिए खत्म हो रहा है तो उसका डीएनए क्लोनिंग कर देंगे, तो उसी के जैसा दूसरा स्पीसीज तैयार कर देंगे, या उनके जैसे नई चीज़ों को बनाने के लिए डीएनए क्लोनिंग का यूज होता है। आगे आते हैं, जीन थेरेपी, या जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा बीमारी होता है जो बच्चा को पिता से ही मिल जाता है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको दूर करने के लिए जीन थेरेपी का यूज करते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्टिकुलर जीन, जो एक खास जीन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बढ़िया जीन से। जैसे कि मानव इंसुलिन से जीन ई कॉइल बैक्टीरिया में डाला जाता है। हमारा जो मानव इंसुलिन है उसमें, उसका जीन में ई कॉइल बैक्टीरिया में डाला जाता है ताकि इंसुलिन हार्मोन बनाया जा सके। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये भी आप समझ सकते हैं, जो GTH बोलते हैं ना, GRH, SRH, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो बनाने में भी आपका यूज होता है जीन थेरेपी का ही। आगे आते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है, जैसे आप सुनेंगे BT कॉटन, BT ब्रिंजल, है ना। तो BT होता क्या है, B और T का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो पहले होता क्या था कि ये जो कॉटन का प्लांट होता है ना, कपास का प्लांट में आप देखिएगा ऐसे करके रहता है। ठीक है, और अंदर में आपका कपास होता है। ठीक है, तो ये क्या होता था, उसमें एक कीड़ा लग जाता था, बॉल वर्म, ये इंसेक्ट होता है, वो कीड़ा लग जाता था। और वो कीड़ा बाहर में नहीं लगता था, वो कीड़ा सीधा कपास के अंदर में घुस जाता था। ठीक है, और अंदर से कपास को खा जाता था। ठीक, कपास को खा जाता था। जब कपास बड़ा होता था मुरझाया ही रहता था, और जैसे उसको खोला जाता देखता था अंदर कपास ही नहीं है, सारा रुई गायब है। तो भाई वो कौन जा रहा है, बॉल वर्म। उसको बचाने के लिए क्या किया कि ये लोग देखा कि जीन क्लोनिंग किया जा सकता है। तो क्या किया, कॉटन में क्या किया, बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक एक बैक्टीरिया जो है उसका जीन डाल दिया कॉटन में।
ठीक है। और ये बैसिलस thuringiensis का जीन जैसे ही कॉटन में डाला, कॉटन को पेस्ट से बचाने लगा। किससे बचाने लगा? पेस्ट से। बड़ा बेहतरीन चीज़ निकला ये कि ये कॉटन जो है अब बचने लगा, कॉमर्शियल यूज इसका होने लगा। तो अब देखिए बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक इसको बोलते हैं, इसको इस टेक्निक को बोलते हैं ट्रांसजेनिक टेक्निक। ऐसे प्लांट्स जिन्हें जीन इंजीनियरिंग टेक्निक्स का प्रयोग करके मॉडिफाइड किया जा सकता है। जैसे आप नाम सुनेंगे बीटी कॉटन, तो ये तो हो ही गया है। बीटी कॉर्न, बीटी पोटैटो, बीटी टोबैको, ये सब बहुत सारा ईटीसी इस टाइप का बीटी वर्ड बहुत जगह आएगा। तो बीटी का मतलब ही होता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, आपको याद रखना है। और भारत का पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप, भारत का, तो बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा, ये आपका एनटीपीसी पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये आपका बिहार में भी पूछा हुआ है। तो भारत का पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन हो जाएगा? बीटी ब्रिंजल यानी कि बीटी बैगन, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है? गोल्डन राइस, जिसको जीएम राइस बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। जीन को ही मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, यानी कि जीन थेरेपी का, जीन क्लोनिंग का यूज़ किया है। और इसमें होता क्या है कि बीटा कैरोटीन की प्रचुरता पाई जाती है। बीटा कैरोटीन जो आपका गाजर में पाया जाता था, वही बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन से हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन ए। और जब जिस भी व्यक्ति को जेरोफ्थेल्मिया नामक बीमारी होती है, उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप लोग जीएम राइस खाइए, गोल्डन राइस खाइए। क्यों? क्योंकि गोल्डन राइस खाने से आपको विटामिन ए मिलेगा, विटामिन ए से आपका जेरोफ्थेल्मिया ठीक हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होती है, हम लोग पढ़े थे, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से 2 बीमारी होती है, एक तो जेरोफ्थेल्मिया और एक नाइट ब्लाइंडनेस। आगे आते हैं, डीएनए और आरएनए में हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी तो प्रोडक्ट पढ़ लिए हैं, एक कंपेरिजन देख लेते हैं। दोनों में प्यूरिन और पायरामाइडिन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन डीएनए में क्या पाया जाता है? एजी, प्यूरिन की जगह एजी यानी कि एडेनिन गुआनिन। आरएनए में भी पाया जाएगा एजी यानी कि एडेनिन गुआनिन, लेकिन पायरामिडाडिन में चेंज हो जाता है, यहाँ टीसी या यूसी। टी का मतलब होता है थाइमिन और सी का मतलब है साइटोसिन। यू का मतलब होता है यूरासिल और सी का मतलब होता है साइटोसिन। और ये ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी और डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक करैक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेकर जाना, जबकि आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। तो ये आपका डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन भी हो गया। और ये मानव का जो डीएनए वाला, मानव का जो जेनेटिक्स वाला पार्ट था, वो आपका समाप्त होता है। इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको साइंस की क्लासेस में इतने डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आपको कभी भी साइंस से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। इतना ही। तो आपको कैसा लगा मेरे वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको किस पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।